हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट की। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका फर्स्ट या फिर सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है फाइनेंस फॉर एवरीवन। और ये हमारे फर्स्ट चैप्टर की आखिरी वीडियो होने वाली है। फर्स्ट चैप्टर के ऊपर शायद 5 वीडियोज ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं और ये हम बात करेंगे इसके ऊपर आखिरी वीडियो की। इसमें हमें क्या पढ़ना है, स्किल इंपॉर्टेंट फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी इनटू प्रैक्टिस। ठीक है, और देखो इस चैप्टर के जो भी नोट्स होंगे वो मेरी वेबसाइट पे अपलोड हो जाएंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जाके मेरी वेबसाइट विजिट करके इस फर्स्ट लेसन के नोट्स पढ़ सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं यहाँ पे इसमें पढ़ना क्या है। और हाँ भाई, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर भी कोई क्वेरी को डाउट रह जाए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और पढ़ते हैं हमें क्या पढ़ना है इसमें, स्किल इंपॉर्टेंट फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी इनटू प्रैक्टिस। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपने अब तक फाइनेंशियल लिटरेसी ली उसे आप प्रैक्टिस में कैसे लेके आओगे, अब उसके ऊपर बात करते हैं। यानी कि उसे आप रियल लाइफ में अप्लाई कैसे करोगे या फिर लोगों की हेल्प कैसे करोगे, वो उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो पहला हमें क्या करना होता है, क्रिटिकल एनालिसिस। अब क्रिटिकल एनालिसिस किस चीज का? ठीक है, डिफरेंट रिस्क का। मतलब जब भी हम फाइनेंस को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो हमें बहुत सारे रिस्क उठाने पड़ते हैं। जैसे कि मान लो आपने कुछ पैसा, पहले तो देखो सबसे पहला स्टेप क्या था, पैसा कमाना। पैसा कमाया, फिर आपने अपनी स्पेंडिंग्स को स्पेंड्स किए, अपने पैसों को जहाँ जहाँ आपको जुड़ी खर्चे करने थे, कुछ लग्जरी गुड में कर दिए, कुछ नेसेसरी में कर दिए। लेकिन अब जो पैसे बच गए, अब उसे मान लो आपको इन्वेस्ट करना है, और इन्वेस्ट करने में आता है थोड़ा बहुत रिस्क कि कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, कहीं ये इन्वेस्टमेंट डूब तो नहीं जाएगी। तो बहुत सारे रिस्क आते हैं, तो उसका क्रिटिकल एनालिसिस करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आपने जो भी पैसे अपनी सेविंग्स करी है, ठीक है, अपने कुछ खर्चों को काट के, तो वो आपकी ख़त्म ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए। इसके लिए क्रिटिकल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, रिजोल्विंग इशूज़। देखो हमारी लाइफ में फाइनेंस को लेके बहुत सारे इश्यूज आते रहते हैं, चाहे वो हमारी अर्निंग को लेके हो, हमारे जॉब की लेके हो कि कहीं मेरी जॉब ना चली जाए, ठीक है, या फिर फ्यूचर में कोई भी अनसर्टेनिटी को लेके हो। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती है फाइनेंस को लेके। तो उसे रिजोल्व करने के लिए, क्योंकि फाइनेंस आपको वो एबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप डिसीजंस ले सको अपने फाइनेंस को लेके, अपने फ्यूचर को लेके। आई बात समझ में? तो जिसको फाइनेंस की नॉलेज होगी अच्छे से, वो अपने सारे डिसीजंस को इस तरीके से लेगा कि उसके फ्यूचर में जो भी अनसर्टेनिटी आए वो उसे हैंडल कर सके। आई बात समझ में? तो और प्रॉब्लम भी रिजोल्व कर सके अपनी सारी जो उसकी लाइफ में आई है, चाहे वो रिलेशनशिप्स को लेके हो, चाहे वो कोई फाइनेंशियली इशू क्यों ना हो जाए। आई बात समझ में? वो सोल्व कर पाए। ठीक है। तीसरा, इंटरेक्शन करना। इंटरेक्शन करने का मतलब क्या होता है, देखो जब भी हम घर में कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, कोई भी नया स्टेप लेने को होते हैं, तो हम घर में डिस्कस करते हैं कि हमें नया घर लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, हमें नई बाइक या नई गाड़ी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। तो हम किसी भी फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर से पहले घर में डिस्कशन जरूर करते हैं, जो कि जरूरी है इंटरेक्शन, ताकि आप कोई भी गलत डिसीजन ना ले सको। या फिर हम सबसे अपनी राय पूछते हैं अपने परिवार में कि भाई आपकी क्या राय, आप बता दो। ठीक है, अपने पेरेंट्स से, ठीक है, जो भी हमारे घर में बड़े लोग हैं उनसे फाइनेंस की एडवाइस लेते हैं, ठीक है, राय लेते हैं कि आपकी क्या राय है इस चीज़ को लेकर। इसे बोलते हैं इंटरेक्शन करना भी आपको आना चाहिए, प्रैक्टिस। क्योंकि जरूरी नहीं कि आपने जो फाइनेंशियल डिसीजन लिया वो बिल्कुल सही हो, तो उसके ऊपर घर वाले आपको क्या राय देते हैं ये भी बहुत जरूरी है। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि देखो हमारे पास फाइनेंस को लेके आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, चाहे वो गूगल पे हो, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो और टीचर्स हो। तो उस फाइनेंशियल नॉलेज को क्वेश्चन करना आना भी बहुत जरूरी है, क्या वो सही है या नहीं है। आपने फाइनेंस की नॉलेज तो ले ली, ठीक है, लेकिन अगर आपने आधी अधूरी नॉलेज ली है तो आप भी फंस सकते हो किसी भी चीज़ में। आई बात समझ में? क्योंकि भाई मैं मानता हूँ नॉलेज है, अब तो फ्री में बैठ रही है यूट्यूब वगैरह पे, गूगल वगैरह पे, पर कई जगह फेक चीज़ें भी हैं जो सिर्फ हमें फंसाने के लिए दिखाई जाती हैं। आई बात समझ में? तो उस बचना कैसे है और उसका एनालिसिस कैसे करना है, ये करना आना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप किसी फ्रॉड टीचर के पास फंस जाओ और आप किसी ट्रैप में आ जाओ। आई बात समझ में? किसी की बातों में आ जाओ, हो सकता है उससे कोई फ़ायदा छुपा हो, ठीक है, लेकिन उसका तो फ़ायदा हो जाएगा लेकिन आपका नुकसान हो सकता है। तो इसलिए उस इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करना भी बहुत ज़रूरी बात है। आई बात समझ में? तो ये तो हमारे आए थे शुरू के 4 पॉइंट जो हमारे लिए जरूरी हैं लिटरेसी को प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद क्या आता है, सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि
खुद को खुले विचारों को रखना कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या ट्रेंड चेंज हो रहा है। जैसे मान लो फाइनेंस को लेके ना, फाइनेंस को ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने आज अप्लाई कर दी आपको फ्यूचर में जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं, आपको फाइनेंस में लगातार पूरी जिंदगी ही सीखना पड़ेगा अपने फाइनेंसेस को अच्छा रखने के लिए। क्यों? क्योंकि मार्केट के ट्रेंड हर टाइम चेंज होते रहते हैं और जैसे ही मार्केट में ट्रेंड चेंज होगा आपको अपने आप को उसका चेंज करना पड़ेगा। जैसे आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, मान लो हो सकता है कि आज स्टार्टअप कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, आपने उसमें कुछ पैसा लगा रखा है, आपके पोर्टफोलियो में कुछ शेयर्स हैं, लेकिन मार्केट में कोई ऐसी न्यूज़ फैले कि भाई ये कंपनी अच्छा काम नहीं कर रही है, प्रॉफिट से लॉस में आ गई, लेकिन आपने पैसा लगाया, आप भूल गए, आपको याद ही नहीं आपने कितने पैसे लगाए थे उस शेयर के अंदर, आप उसको देखते ही नहीं, आप उसकी नॉलेज नहीं लेते, आप उसकी और इन्फॉर्मेशन चेक नहीं करते, और मान लो कोई दिक्कत आ गई उसके इंटरनल पार्ट में, मतलब कोई भी अंदर कुछ भी अंदरूनी घटना हो सकती है जिसके चक्कर में उसके शेयर प्राइस गिरने शुरू हो गए, तो आपका तो लॉस होना शुरू हो जाएगा। इसलिए मार्केट में बहुत सारे ट्रेंड चेंज होते रहते हैं, उस चेंज के हिसाब से आपको सेल्फ को अवेयर करना बहुत जरूरी है, मतलब खुद को अवेयर करना बहुत जरूरी है कि बाहर क्या चल रहा है मार्केट में। आई बात समझ में? तो ये भी जरूरी है। इसमें हम क्या बात करेंगे, सेल्फ अवेयरनेस की बात हो चुकी है। फिर क्या आता है हमारे पास, नेविगेशनल सिस्टम। नेविगेशनल सिस्टम का मतलब क्या होता है कि भाई देखो, आप जानते हो कि कोई भी प्रोसीजर जो है ना फाइनेंस से लेके, गवर्नमेंट ने हर काम को लेकर कुछ रूल्स बना रखे हैं, यानी कि हमें कुछ ना कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं कुछ भी काम करने से पहले, खासकर फाइनेंशियली, चाहे वो लोन लेने को ले हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के लिए हो, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए फाइनेंस के लिए कुछ प्रोसीजर्स बनाए गए हैं, ठीक है, ताकि आपके साथ कोई भी फ्रॉड ना कर सके। हाँ, लेकिन फ्रॉड्स फिर भी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं है उस चीज़ के बारे में कि आपको कौन सी चीज़ शेयर करनी चाहिए, कौन सी चीज़ शेयर नहीं करनी चाहिए, कहाँ पे साइन करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए। कई लोग तो बिना कुछ पढ़े साइन कर देते हैं, चाहे उसमें कुछ भी लिखा हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी पर अपने नाम करवा लिया, लेकिन आप साइन कर दोगे, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। आई बात समझ में? तो ये था हमारे पास क्या, नेविगेशनल सिस्टम। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ओपननेस टू लर्निंग। इसका मतलब क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। फिर से वही बात कि भाई ट्रेंड में चेंज होते रहते हैं, तो आपको मार्केट के हिसाब से खुद को फ्लेक्सिबल रखना चाहिए कि मार्केट जिस डायरेक्शन में जाएगा मैं वैसा काम करूंगा। यूनिक खुद रिजिड है, चाहे कुछ भी हो, मैं तो इस कंपनी में पैसा लगा के छोड़ ही दूंगा, ठीक है, या फिर कुछ भी हो मैं तो ऐसे ही काम करता रहूंगा। भाई ट्रेंड में चेंज हो रहा है, आप चेंज नहीं लाओगे, आप मार्केट से हट जाओगे। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जहां पे लोगों ने चेंज को अडेप्ट नहीं किया, लोग बाहर हो गए उस गेम से। आई बात समझ में? तो अगर आपको लाइफ मतलब जो भी फाइनेंस के गेम में टिके रहना है, तो आपको उन चेंजेस को अडॉप्ट करने पड़ेंगे जो मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं, वरना मार्केट आपको उठा के बाहर फेंक देगी। आई बात समझ में? तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। ओपननेस टू लर्निंग, मतलब लगातार लर्न करते रहना पड़ेगा, जिंदगी भर सीखते रहना पड़ेगा फाइनेंस को लेके जो भी चेंज आ रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि शुरू में आपको बहुत ज़्यादा सीखना पड़े, बाद में आपको बहुत कम कुछ सीखना पड़े, क्योंकि देखो चेंजेस यूं नहीं कि पूरा, एक सिंपल सी बात है, चेंजेस क्या होते हैं, छोटे मोटे चेंजेस होते हैं, ये ना पूरा पैटर्न ही चेंज हो जाएगा, नहीं। आई बात समझ में? तो अपने आप को लर्निंग के लिए हमेशा तैयार रखना चाहिए। तो ये हमारे क्या थे कुछ पॉइंट, जब हमारे पास फाइनेंशियल लिटरेसी आ जाए तो हम उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी रियल लाइफ में, उसके ऊपर हमें इन कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है। आई बात समझ में? अब इसकी डीप नॉलेज आपको नोट से मिल जाएगी, जहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स और हाईलाइट किए हुए हैं इस कंसेप्ट के ऊपर, वो आपको मेरी वेबसाइट पे मिल ही जाएगा। आई बात समझ में? और हाँ भाई, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी होगा, आप वो चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं मेरा, उस पर भी मैं आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ कंटेंट अपलोड करता रहूँगा। आई बात समझ में? आगे देखते हैं। फिर अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, एडवाइस फॉर एजुकेटिंग स्टूडेंट्स इन फाइनेंशियल लिटरेसी। मतलब क्या कि स्टूडेंट्स को अलाउ करो कि वो फाइनेंशियल एजुकेशन ले, या फिर उन्हें बताओ कि आपको फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी चाहिए। क्योंकि इंडिया में अब तक सबसे बड़ी दिक्कत यही रही है कि हमें हमारे स्टडी टाइम में, खासकर 12th तक, फाइनेंस के ऊपर कोई बात ही नहीं करता, क्योंकि हमारे पेरेंट्स को लगता है कि फाइनेंस को समझने के बाद हमारे बच्चे बिगड़ सकते हैं, कि पैसों की नॉलेज उनके लिए भी जरूरी नहीं है, क्योंकि हम तो डिसीजन ले ही रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, या फिर मेरा क्या, अब तो बड़े बड़े लोग ये मानने लगे कि स्कूल्स में भी फाइनेंस की एजुकेशन मिलनी बहुत जरूरी है। तो एडवाइस फॉर एजुकेटिंग स्टूडेंट्स, हमें स्टूडेंट्स को बताना चाहिए कि भाई फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत जरूरी है आज के टाइम में। उसके लिए कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो समझते हैं। टू मेक द एक्सपीरियंस रेलिवेंट, इसका मतलब क्या है कि आप जो भी एक्सपीरियंस रेलिवेंट है उस चीज़ को लेके, वो आपको उनको शेयर करना चाहिए। गेट टू नो द स्टूडेंट्स, और उसे बच्चों को बताना चाहिए कि एक सिंपल सी बात है भाई, फाइनेंशियल एडवाइजर हमारे देश में बहुत सारे हैं, ठीक है, फिर कहीं भी बहुत सारे होते हैं, और वो अपनी नॉलेज को शेयर भी करते हैं। हमें बच्चों को एडवाइस करना चाहिए कि भाई आपको उनकी नॉलेज गेन करनी चाहिए, आपको उनसे सीखना चाहिए, ताकि आप फ्यूचर में अपने फाइनेंसेस में गलती ना करो। कई बार तो भाई वो अपना एक्सपीरियंस, वो खुद भी गलती करके सीखे होते, तो वो ही बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या अपनी लाइफ में गलती करी, जो हम अप्लाई ना करें अपनी लाइफ में।
आई बात समझ में? तो ये बहुत जरूरी है। दूसरा, रिस्पेक्ट प्राइवेसी एंड सेफगार्ड पर्सनल डाटा। इसका मतलब क्या है कि भाई जब भी फाइनेंस के ऊपर डिस्कशन हो, जैसे स्कूल्स वगैरह में डिस्कशन हो, ठीक है, मॉक डिस्कशंस वगैरह हो या फिर कॉलेज में डिस्कशन हो, तो आपको क्या शेयर करना है और क्या शेयर नहीं करना ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए। मतलब क्या कि कई बार ना बंदे, मतलब जो भी बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं, वो हिचकिचाते हैं अपने फाइनेंसेस के बारे में बताने से कि यार मैं तो इतनी गंदी स्थिति में रह रहा हूँ, या फिर मेरे फाइनेंसेस तो इतने गंदे हैं, या फिर मेरे पेरेंट्स के फाइनेंसेस इतने खराब हैं, वो इस टाइम डेट में हैं बहुत ज़्यादा। तो ये सारी बातें बताने से वो डरते हैं। तो हमें उनकी जो भी पर्सनल वो है उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी प्राइवेसी का। दूसरी बात, जो भी फाइनेंस डिस्कस कर रहा है उसे पहले ही पता होना चाहिए कि मुझे कौन कौन सी बातें इन्हें शेयर करनी है और कौन कौन सी बातें ऐसी जो बिल्कुल शेयर नहीं करनी है। आई बात समझ में? आगे, यूज नैरेटिव टू इंट्रोड्यूस सब्जेक्ट और टू एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स आइडिया। जो भी कॉम्प्लेक्स आइडिया है उसे हमें इतना सिमिलर करके बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए कि एक 5वीं का बच्चा भी समझ जाए फाइनेंस के बारे में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आइडियाज भी हैं, बहुत सारे टर्म्स हैं जो बच्चों को बहुत मुश्किल लगते हैं फाइनेंस के मामले में समझने में, जो आएंगे इस सीरीज में। तो फर्स्ट चैप्टर खत्म हो रहा है अभी तो पूरी सीरीज बनेगी जहां पे हम धीरे धीरे उन सारे कॉम्प्लेक्स चीजों को समझने के ऊपर काम करेंगे। तो उसे इतने ईजी करके समझाना चाहिए कि एक जो बिल्कुल अनपढ़ बच्चा है ना वो भी समझ जाए, ठीक है, कि भाई किस बारे में बात चल रही है। इसके बाद क्या आता है, बी माइंडफुल ऑफ योर वर्ड्स एंड टोन। कि आप जब भी बात करते हो फाइनेंस के बारे में तो अपने वर्ड्स और टोन के ऊपर आपको पता होना चाहिए, मतलब टोन कैसी रखनी है, हाई लो, ठीक है, अपने वर्ड्स का ध्यान रखना चाहिए, वर्ड्स संभल के चूज करने चाहिए। और मैं तो मानता हूँ सिर्फ फाइनेंस के बारे में नहीं, जब भी आप कोई भी डिस्कशन करते हो तो आपको अपने वर्ड्स सोच समझ के मुंह से बाहर निकालने चाहिए, कहीं उसका इम्पैक्ट कुछ गलत ना हो जाए आपकी लाइफ के ऊपर। आई बात समझो? तो ये हमारे थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने यहाँ तक पढ़े। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है, अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या, इस वीडियो का आखिरी टॉपिक और साथ साथ इस चैप्टर का भी आखिरी टॉपिक। आई बात समझ में? अब इसमें क्या लिखा हुआ है, द 5C अप्रोच, 5C अप्रोच है, वुड बी यूज टू स्प्रेड फाइनेंशियल लिटरेसी एंड इज एज फॉलोज। जिसके जरिए हम फाइनेंशियल लिटरेसी को लोगों तक, घर घर तक पहुंचा सकते हैं। वो क्या है देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहला वो क्या है, कंटेंट, कि भाई कंटेंट सही होना बहुत जरूरी है। कंटेंट का मतलब क्या कि देखो आजकल कंटेंट बहुत सारी फॉर्म्स में है। अगर मैं बुक्स की फॉर्म में बात करूँ तो बुक्स की फॉर्म में है, व्लॉग्स की फॉर्म में है, जो बंदे गूगल पे लिखते हैं, अपनी वेबसाइट की फॉर्म पे है, यूट्यूब पे है। तो बहुत जगह बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। जरूरी नहीं है सारा कंटेंट आपके लिए सही हो सकता है कोई आपको आधी अधूरी नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हो, तो उससे ही आपको बचना बहुत जरूरी है, ठीक है। और फाइनेंशियल लिटरेसी सही तरीके से लेना बहुत जरूरी है। तो मतलब कंटेंट हो सबके लिए, ठीक है। इंस्ट्रक्टर्स मौजूद हों, यानी कि फाइनेंशियल एडवाइजर मौजूद हों, स्टूडेंट्स के लिए भी मौजूद हों, यंग अडल्ट्स के लिए मौजूद हों, वुमेन्स के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए भी मौजूद हों, ठीक है। पीपल विद डिसेबिलिटी, जो बंदा डिसेबल है, जो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता या फिर देख नहीं सकता, उनको कैसे वो एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, उसके ऊपर भी हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। और इलिटरेट पर्सन की, एक अनपढ़ बंदा जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको लैंग्वेज की कोई भी नॉलेज नहीं है, उस तक भी हम उस कंटेंट को पहुँचा सकें। किसके कंटेंट को, फाइनेंस के कंटेंट को, ठीक है। ताकि जो भी है, चाहे छोटे बच्चे से लेके बूढ़े लोग तक, ठीक है, कोई भी बंदा फाइनेंस के बारे में अनअवेयर ना रहे, उसको फाइनेंस के बारे में प्रॉपर नॉलेज हो, ताकि वो अपने फाइनेंस को लेकर कोई भी गलती ना करे और किसी ट्रैप में ना फंस जाए। क्योंकि हम जानते हैं पैसा लाइफ में 99% प्रॉब्लम का क्या है, हल है। आई बस समझ में, मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो नहीं कहते भाई वो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन पैसा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इस लाइफ में, लाइफ को सर्वाइव करने के लिए और अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ लेने के लिए। आई बात समझ में? तो उसको मैनेज करना आना, और अगर ढंग से मैनेज नहीं किया तो आप ट्रैप में ही फंस सकते हो, जो आपकी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी को स्ट्रगल में डाल देगी। आई बात समझ में? उसके लिए अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर हमने बात करी पहले से यार की कंटेंट की, कंटेंट मौजूद होना बहुत ज़रूरी है सबके लिए। दूसरा, कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब क्या है कि जो बंदे कैपेबल हैं मनी की नॉलेज को लेके, अच्छे से उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया हुआ है उसको मैनेज करने के लिए, या फिर बहुत कुछ सीखा हुआ है, ठीक है, अच्छे इंस्टीट्यूट से, ठीक है, या फिर उनके पास बहुत अच्छी नॉलेज है उस चीज़ को, तो वो उन्हें शेयर करनी चाहिए। आई बात समझ में? और उनसे ही हमें नॉलेज लेनी चाहिए जिनके पास प्रॉपर एबिलिटीज़ हैं कि फाइनेंस को मैनेज कैसे किया जाता है। दूसरा, क्रिएट अ कोड ऑफ कंडक्ट। हमें कोड ऑफ कंडक्ट बनाना चाहिए उन लोगों के लिए जो हमें नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, कि वो सही तरीके से हमें नॉलेज दे। एक सिंपल सी बात है भाई मेरे, अगर आपको कोई चीज़ समझनी है, कोई चीज़ सीखनी है,
ठीक है। तो आप किसी, ये मान लो कि आप किसी लेवल से सीखोगे नहीं, जैसे मान लो आपको सीए की पढ़ाई करनी है तो किसी मजदूर के पास जाओगे नहीं, जिसको उसकी प्रॉपर नॉलेज होगी उसके पास जाओगे, ठीक है। तो भाई अगर आपको फाइनेंशियल एजुकेशन चाहिए तो आप ऐसे बंदों को ढूंढो जिसके पास फाइनेंस की प्रॉपर नॉलेज हो, जिसने नॉलेज एक्वायर कर रखी हो, चाहे वो बुक्स पढ़ के कर रखी हो, मतलब उसने अपनी लाइफ में अच्छे तरीके से अपने फाइनेंस को मैनेज कर रखा हो, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उससे फाइनेंशियल एजुकेशन लेने का प्रॉपर फायदा है। फिर क्या आता है हमारे पास, कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है कि हमें अपनी एक कम्युनिटी बिल्ड करनी चाहिए, ठीक है, जहाँ पे हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर सके कि ऐसी अगर प्रॉब्लम आई तो उसे कैसे मैनेज करेंगे, यानी कि फाइनेंस को लेकर जो भी प्रॉब्लम आती है उसे कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। उसके लिए क्या होना चाहिए, कम्युनिटी होनी चाहिए जहाँ पे हम ये सारी बात कर सके, जहाँ पे कोई ना कोई फाइनेंशियल एडवाइजर भी हो, और कोई ना कोई, क्या मैं चाहता हूँ कि ग्रुप्स बने फाइनेंशियल एडवाइजर जो आपको एडवाइस करे उन प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि भाई अब जो भी फाइनेंशियल एडवाइस है उसे आप लोगों तक कैसे पहुंचाओगे, व्लॉग के जरिए, बुक्स के जरिए, ठीक है, यूट्यूब चैनल के जरिए, बहुत सारी सोर्सेज हैं जिसके जरिए आप वो चीज़ उन तक पहुंचा सकते हो। इसका मतलब टेक्नोलॉजी, मीडिया, सोशल मीडिया, इन सबको आप यूज़ कर सकते हो क्रिएटिव कम्युनिकेशन मेथड्स के लिए, ताकि हर बंदे तक फाइनेंशियल एजुकेशन अच्छे से पहुंच सके। आई बात समझ में। इसके बाद हमारा अगला पार्ट क्या आता है, वो आता है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन वर्ड का मतलब होता है कि आपको, ठीक है, स्टेक होल्डर, जो भी बंदे अच्छे फाइनेंशियल नॉलेज है उनसे कोलैब करना चाहिए। कोलैब यानी कि उनसे बात करनी चाहिए, ठीक है, उनकी बातों को समझना चाहिए, उनकी बातों को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। जैसे कि आजकल यूट्यूब पे भी बहुत सारे पॉडकास्ट वगैरह चल रहे हैं जहाँ पे हम अलग अलग उसमें देखते हैं कि कई बार फाइनेंशियल एडवाइजर्स आते हैं, वो अपने फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं, ठीक है, जिन्होंने अपनी लाइफ में फाइनेंस को अच्छे से मैनेज किया होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए, ठीक है, कोलैबोरेशन होते हैं। इसके बाद क्या आता है, क्रिएशन ऑफ डैशबोर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन, और हमें इंफॉर्मेशन के डैशबोर्ड भी बनानी चाहिए ताकि लोगों तक सही टाइम पे सही इंफॉर्मेशन पहुंच सके। आई बात समझ में। इसी के साथ हमारा फाइनेंस 4 यानी कि इंट्रोडक्शन फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी का फर्स्ट चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है, यानी कि फाइनेंस फॉर एवरीवन का हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, वो खत्म हो चुका है। उम्मीद है आपको अब तक के चैप्टर में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर भी कोई क्वेरी, कोई डाउट रह जाए तो अपनी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और अगर वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, और शेयर कर देना उस ग्रुप में जिनका एक तो ये एग्जाम होने वाला है, दूसरा जिनको फाइनेंस लिटरेसी की बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि हम आगे आने वाले इसी सीरीज में ऐसी चीज़ों को टच करेंगे जो एक पर्सन को फाइनेंशियल लिटरेट बनाने का काम करेगा। आई बात समझ में। मिलते हैं भाई फिर अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ। अब इसको जो उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना है, वो ले सकता है मैट्रॉन बोर्ड के सामने से।